नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है अंधेर नगरी की प्रासंगिकता अथवा युगीन संदर्भों में अंधेर नगरी की प्रासंगिकता। यह बीपीएससी की दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि ये 39वीं, 41वीं एवं 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है, यानी यह सवाल जो है बार बार रिपीट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि के रूप में देख लेते हैं कि अंधेर नगरी क्या है। एक प्रहसन है जिसको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, जिसके कि 6 अंक थे। यह उस समय की जो चौपट न्याय व्यवस्था थी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो कमियां थी उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखलाने के लिए इस प्रहसन का निर्माण किया, इस प्रहसन की रचना की गई थी। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि इसकी रचना जो है महज 1 रातों में भारतेंदु जी ने इसकी की थी। यद्यपि कि यह जो कथानक इसका है यह पहले से ही लोक में विद्यमान था, लेकिन उससे जो है प्रहसन के रूप में भारतेंदु ने सिर्फ 1 रात में पिरोया था। और इसके पीछे जैसा कि मैंने बताया उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी सरकार की तमाम कुरीतियों एवं उस समय भारतीय समाज में विद्यमान तमाम कुरीतियों, तमाम सीमाओं को दिखलाना। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अंधेर नगरी क्या है। यह एक रूपक है। और कैसा रूपक है? यह एक गतिशील रूपक है, और इस गतिशील रूपक होने के कारण ही यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। रूपक कैसे है? प्रतीक है। यह कैसे है? तो यह साम्राज्यवादी शासन का प्रतीक है। अंधेर नगरी क्या है? साम्राज्यवादी जो है चौपट व्यवस्था, साम्राज्यवादी शासन का प्रतीक है। साथ ही साथ सामंती शासन व्यवस्था का भी यह प्रतीक है। तीसरा जो इसका रूपक है वह है कि यह कुशासन का प्रतीक है। कुशासन का प्रतीक होने के कारण ही जब तक समाज में कुशासन विद्यमान रहेगा, क्या है? अंधेर नगरी प्रासंगिक रहेगा। अब इसका हम लोग अगला देखते हैं कि इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं मुख्य रूप से। एक महंत हैं, दूसरे हैं और 2 उसके शिष्य हैं। एक है नारायण दास और दूसरा है गोवर्धन दास। नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत जहाँ आस्था एवं तर्क के संश्लेष के प्रतीक हैं, भावुकता एवं बौद्धिकता के संश्लेष के प्रतीक हैं, वहीं नारायण दास क्या है? हम लोग देखते हैं नारायण दास इस प्रहसन में पूरब की ओर भिक्षा मांगने जाता है। वही पूरब जहाँ पर क्या है? मूल्यपरक भारतीय संस्कृति। भारत जो है पूर्व में ही होता है, ओरिएंटल कंट्रीज भी भारत को कहते थे। तो वह पूरब जहाँ मूल्यपरक आस्था, मूल्यपरक संस्कृति, मूल्यपरक भारतीय संस्कृति विद्यमान है। इसके ठीक विपरीत जो है गोवर्धन दास जो है वो पश्चिम की ओर जाता है, जहाँ की अंधेर नगरी मिलती है और वहाँ चौपट राजा से उसका मिलन होता है। और यह पश्चिम में क्या है? लाभ एवं लोभ पर आधारित लोभमूलक संस्कृति है। तो यह इसकी पृष्ठभूमि थी। अब हम लोग प्रासंगिकता के तत्वों को देखते हैं। तो पहला प्रासंगिकता का तत्व तो यही है कि यह एक रूपक है, ऐसा रूपक जो कि कुशासन का प्रतीक है। और जब तक समाज में, जब तक सामाजिक व्यवस्था में कुशासन विद्यमान रहेगा तब तक यह जो है अंधेर नगरी प्रासंगिक रहेगी। महंत जो है आस्था एवं तर्क और भावुकता एवं बौद्धिकता के संश्लेष के प्रतीक हैं। तो और उसके बाद जो क्या है कि ये दोनों अब हम लोग देखते हैं विपरीत, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो ये सांस्कृतिक टकराहट को दिखलाते हैं। क्या है सांस्कृतिक टकराहट? है पूर्व बनाम पश्चिम का सांस्कृतिक टकराहट। वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं? सांस्कृतिक टकराहट अपने चरम पर है, चाहे वह इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी हो या पश्चिम बनाम पूरब हो। जो वर्तमान समय में जो बहुत सारे युद्ध हैं वो सांस्कृतिक टकराहट के ही परिणाम हैं। तो ये सांस्कृतिक टकराहट है। अब हम लोग एकदम से टू द पॉइंट देखते हैं कि प्रासंगिकता के तत्व हमें कहाँ कहाँ नजर आते हैं। तो अंधेर नगरी में जो उसका बाजार का दृश्य है सबसे अधिक जो है उसी में हम लोग प्रासंगिकता के तत्व नजर आते हैं। तो पुलिस प्रशासन का विद्रूप यथार्थ एवं भ्रष्टाचार के संकेत हमें दिखलाई पड़ते हैं। पुलिस एवं प्रशासन का विद्रूप यथार्थ जो है, पुलिस का करप्शन जो है वो उसमें दिखलाया गया है। और वर्तमान समय में भी जो पुलिस व्यवस्था है कहीं ना कहीं भ्रष्ट व्यवस्था है। तो इस भ्रष्ट व्यवस्था, पुलिस की यह भ्रष्ट व्यवस्था जब तक विद्यमान रहेगी
तब तक अंधेर नगरी जो है उसको आईना दिखलाने का काम करती रहेगी और इसलिए वह प्रासंगिक रहेगी। और यह हमें नाटक में प्रहसन में कहाँ दिखलाई पड़ता है? तो चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। उस प्रहसन में यह कहा गया है कि चूरन बेचने वाला कहता है कि जो पुलिस वाले जो चूरन खाते हैं तो सारा कानून हजम कर जाते हैं। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि जो कानून व्यवस्था वगैरह है उससे पुलिस वाले ही उससे ऊपर हैं, पुलिस वाले ही उसे तोड़ते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें भ्रष्टाचार का भी संकेत हमें नज़र आता है। प्रासंगिकता का दूसरा तत्व जो हमको नज़र आता है कहाँ पर? इसमें स्वच्छंद व्यभिचार युक्त प्रेम की प्रस्तावना है। स्वच्छंद एवं व्यभिचार युक्त प्रेम की प्रस्तावना है। मैं तो पिय के रंग में न रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। उसी में प्रहसन में कथन आता है कि मैं तो पिय के रंग में, कुंजड़िन क्या बोलती है कि मैं प्रेमी अपने पिय मतलब पति के रंग में नहीं रंगी और क्या हुआ, मैं भूली लेकर संगी, मैं किसी और को लेकर भूल गई। तो यह कैसी है? व्यभिचार युक्त प्रेम की प्रस्तावना वहाँ में दिखलाई पड़ती है। तो जब तक व्यभिचार युक्त प्रेम जो है वो समाज में विद्यमान रहेगा और वर्तमान समय में व्यभिचार युक्त जो है प्रेम कहीं ना कहीं हमें दिखलाई पड़ता है, तो इस दृष्टि से भी यह प्रासंगिक है। तो स्वच्छंद व्यभिचार युक्त प्रेम की प्रस्तावना जो है वहाँ दिखलाई पड़ती है, इसलिए यह प्रासंगिक है। इसका जब हम अर्थ विस्तार इस वाक्य का करेंगे तो इसे इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। मैं तो पिय के रंग में न रंगी। वर्तमान भारत, पिय को हम भारत का प्रतीक मान सकते हैं कि पिय है भारत और संगी क्या है? विदेश। वर्तमान भारत में जो है जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कि भारत में रहता है लेकिन भारत के गुण न गाता है, तो पिय के रंग में नहीं रंगता है और क्या है, वह जो है दूसरे देशों की प्रशंसा करता है, चाहे वह विचारधारा, और प्रशंसा इस हद तक करता है कि वह भारत से भी जो है कहीं ना कहीं एक गद्दारी तक की सीमा तक चला जाता है, चाहे वह विचारधारा के दबाव का आग्रह के कारण हो। जैसे कि कई सारे लेफ्टिस्ट हैं, हम जानते हैं कि भारत चीन में जब युद्ध हुआ था तो कुछ लेफ्टिस्ट जो हैं वामपंथियों ने, ऐसा कहा जाता है कि चीन का समर्थन किया था। तो एक ऐसा बहुत कुछ धर्म की मजबूरियां रहती हैं और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो इसे इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि पिय अर्थात भारत और संगी अर्थात दूसरा देश। तो समाज का, वर्तमान में समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो कि भारत को अपना देश न मानकर रहता भारत में है, लेकिन भारत से अपना प्रेम न दिखलाकर वो संगी को लेकर भूला है, यानी कि दूसरे देशों के प्रेम में पड़ा हुआ है। तो यह प्रवृत्ति जब तक समाज में विद्यमान रहेगी, भारतीय समाज में अंधेर नगरी जो है प्रासंगिक रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं बाजारवादी संस्कृति का प्रतीक। बाजारवादी संस्कृति की झलक भी हमें बाजार के दृश्य में नज़र आती है। क्या है? स्त्री जो है, इसमें क्या दिखलाया गया है कि जो चनाचूर गरम जो बेचता है, ये हम लोग देखते हैं, आगे कोटेशन पढ़ लेते हैं पहले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना। जो चनाचूर गरम जो बेच रहा है वो तौकी और मैना नामक दो महिलाओं का जिक्र करके बोलता है कि यह भी मेरा चना खाती हैं। तौकी और मैना जो थी उस समय काशी की प्रसिद्ध दो थी गणिकाएँ थीं, वेश्याएँ थीं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है बाजारवादी संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं। मतलब स्त्री को क्या है, एक उपभोग की वस्तु मात्र बना देना। स्त्री के सौंदर्य का उपयोग जो है अपने सामग्री को बेचने के लिए करना, और यह प्रवृत्ति वर्तमान पूंजीवादी समाज में सबसे अधिक दिखलाई देती है। आप देखिए जो प्रसिद्ध हीरो हीरोइन है, एक हीरोइन जो है अभी हाल फिलहाल में चॉकलेट का विज्ञापन करती हैं और वो कैसा मुंह बनाती है चॉकलेट खाते वक्त, इस तरह से करती हैं। और यह जो है संकेत जो भी थोड़े से भी मैच्योर होंगे वो समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर उनका तात्पर्य होता है, चॉकलेट का उससे क्या लेना देना है। या फिर जो कई सारी एक्ट्रेस आपने देखा होगा पहले साबुन के विज्ञापन में झरने के नीचे अधरंग ढंग से नहाते हुए, यद्यपि कि माई चॉइस वाली भी एक अलग विचारधारा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्त्री को उसके टैलेंट से न परख कर उसको उपभोग की वस्तु बना देने की प्रवृत्ति जब तक हमारे समाज में विद्यमान रहेगी, अंधेर नगरी प्रासंगिक रहेगा। सन 1900 के दशक में जो है 1800 जब भी ये लिखा गया था, याद नहीं मुझे, 60-65 जब भी मान लीजिए 65-70 के आसपास, उस समय जब तौकी और मैना के नाम पर चनाचूर गरम वाला जहाँ चना बेचता है, छोटी सामग्री बेचता है और स्त्री के सौंदर्य का उपयोग करता है, वहाँ एक प्रसिद्ध स्त्री के नाम का उपयोग अपनी सामग्री को बेचने के लिए करता है। यह चना बेचने की प्रवृत्ति से कहीं आगे बढ़कर वर्तमान समय में
कार, साबुन इत्यादि सभी सामग्रियों को लेकर बेचने के रूप में हमें दिखलाई पड़ती है। और जब तक स्त्री को, समाज में स्त्री को एक उपभोग की वस्तु मात्र बनाकर उसे सौंदर्य के घेरे में ही सीमित रखकर उसका उपयोग जो है अपने आर्थिक लाभ के लिए जब तक किया जाता रहेगा, जब तक यह प्रवृत्ति हमारे समाज में विद्यमान रहेगी, अंधेर नगरे प्रासंगिक रहेगा। अगला प्रासंगिकता, इसमें प्रासंगिकता के दर्जनों तत्व आपको नजर आते हैं। जब मैं एमए में पढ़ता था, हिंदू कॉलेज में था, तब ये असाइनमेंट मिला हुआ था इस पर, तो उसमें हमने 20-22 जो है प्रासंगिकता के तत्व ढूंढे थे, तो उसी में से हम लोग यहाँ पर कुछ की चर्चा कर रहे हैं। आप उसमें और भी नए नए दृष्टिकोण से, नए नए अर्थवत्ता के साथ इसमें देख सकते हैं। जैसे कि अभी पढ़ाने के ही क्रम में पिया और ये जो निकला, एक नई अर्थवत्ता मेरे मन में भी आया कि इस दृष्टि से भी इसे देख सकते हैं। तो इसी में हम लोग क्या देखते हैं, राजसभा का दृश्य है। इसमें राजसभा का दृश्य है, पहला दृश्य तो ऐसा ही है, दूसरा है बाजार का, तीसरा राजसभा का दृश्य है। राजसभा के दृश्य में क्या है, वहाँ पर यह बात हम लोग जब पढ़ते हैं तो यह चीज़ उभर कर आती है कि जो न्याय है वह तर्क पर आधारित है, न कि न्याय पर आधारित है। न्याय पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित है। कि तर्क क्या है कि बकरी मरी है, कोई क्राइम हुआ है तो किसी न किसी को सज़ा मिलनी ही चाहिए। बकरी मरी है तो किसी न किसी को सज़ा मिलनी ही चाहिए। सही व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर नहीं है, जिसने गुनाह किया है उस पर नहीं। तो न्याय क्या है, तर्क आधारित है, न कि न्याय आधारित है। वर्तमान समय में जो न्याय तंत्र है हमारा, भले ही जुडिशियरी के खिलाफ आप कुछ भी बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इत्यादि लग जाए और महामहिम और योर ऑनर कहकर संबोधित करने की मजबूरी हो, लेकिन बताने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट कचहरी में जितना ज़्यादा करप्शन है, जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वो भी हमें यहाँ दिखाई देगा, आगे हम बात करेंगे, वो शायद ही कहीं विद्यमान है और आप उस भ्रष्टाचार की ओर उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। तो वर्तमान समय की जो न्याय व्यवस्था है वह भी क्या है, हमारा उसी से अंग्रेजों की ही देन है वर्तमान समय की न्याय व्यवस्था। और यह न्याय व्यवस्था जो है तर्क आधारित है, न कि न्याय के आधार पर है। एक्सक्यूज मी। तो वर्तमान समय की न्याय व्यवस्था जब तक तर्क के आधार पर रहेगी तब तक अंधेर नगरी प्रासंगिक रहेगा। कि कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है तो किसी न किसी को सज़ा मिलनी चाहिए, यह हुआ तर्क आधारित। न्याय आधारित हुआ कि गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है, जिसने अपराध किया उसी को सज़ा मिलनी चाहिए, बेगुनाह छूट जाना चाहिए। जब तक यह प्रवृत्ति नहीं है तब तक अंधेर नगरी प्रासंगिक है। वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय की विभाजनकारी भूमिका का संकेत भी हमें इस प्रहसन में मिलता है, दिखलाई पड़ता है। वर्ण की, जाति की, धर्म संप्रदाय की। हिंदू धर्म में जात और जातियों के बीच उपजाति का संकेत हमें इसमें दिखलाई पड़ता है। एक कहानी भी है कि हिंदू धर्म में क्या है, सबसे नीची जाति वाला, एक कोटेशन है, एक कहानी मतलब एक भाव है कि सबसे नीची जाति वाला, हालांकि नीची जाति शब्द बस ऐसा ही यूज कर रहा हूँ, सबसे नीची जाति वाला हिंदू धर्म में वह भी अपने से एक नीची जाति जो है निम्न स्तर की जाति खोज लेता है। यानी हिंदू धर्म में एक तो बहुत सारी जातियां हैं, उन जातियों के भीतर इतनी ज़्यादा उपजातियां हैं कि इस वजह से क्या है, हिंदू धर्म में एकता नहीं है, विभाजन है। तो वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय की विभाजनकारी भूमिका का संकेत हमें इस अंधेर नगरी में मिलता है और यह जो है वर्तमान समय में भी विद्यमान है। बतलाने की जरूरत नहीं, धर्म आधारित दंगे आज भी होते हैं, जाति आधारित शोषण आज भी होता है। और यह हमें कहाँ दिखलाई पड़ता है, हलवाई के कथन में, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई। एक जात हो गया हलवाई, उस हलवाई का भी 36 उपजाति, इसकी चर्चा की गई है। अब इसमें हमें और दिखाई क्या देता है कि वर्तमान समय में क्या है, इंडिया में डिस्पैरिटी है वर्तमान समय में। हम देखते हैं समाज में एक रूपता नहीं है। गिनी गुणांक पर भी जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि भारत में जो है बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक वैषम्य विद्यमान है। भारत में 2 भारत होते हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो इसे इस शब्दों में देखा जा सकता है, इंडिया बनाम भारत का यथार्थ जो है जब तक विद्यमान रहेगा हमारे इस भारत में तब तक यह प्रासंगिक रहेगा। और यह कथन वहाँ कहाँ दिखाई देता है, हिंदुस्तान का आदमी लक, जो हिंदुस्तान का आदमी है यानी जो गरीब भारत का हिंदुस्तान का आदमी है वो कमज़ोर है, और हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक
हिंदुस्तान का, इंडिया बनाम हिंदुस्तान का द्वंद्व हमें दिखलाई पड़ता है। और जब तक इंडिया बनाम हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान के भीतर दो हिंदुस्तान रहेंगे, यह अंधेर नगरी प्रासंगिक रहेगी। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो क्या है, बुम्बुक है, यानी सभी साधनों से युक्त है, जबकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका क्या है, लकलक है, कमज़ोर है, उसके लिए गरीबी का पैमाना 26 रुपया और 32 रुपया प्रतिदिन ही है। तो इस वजह से यह प्रासंगिक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी प्रासंगिकता के। जैसा कि मैंने कहा, इसमें मुख्य चोट जो है कि न्याय व्यवस्था पर ही की गई है। तो आगे देखते हैं, न्याय व्यवस्था में विद्यमान रिश्वतखोरी को भी दिखलाया गया है। कहा गया है, अभी भी कहा जाता है, कोर्ट कचहरी का मुंह भगवान जो है दुश्मन को भी न दिखलाए। तो न्याय व्यवस्था में विद्यमान जो उस समय रिश्वतखोरी की जो परंपरा थी, वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं यह विद्यमान है ही। न्याय व्यवस्था में रिश्वतखोरी चलती ही है। तो जब तक यह प्रवृत्ति विद्यमान है तब तक क्या है, अंधेर नगरी प्रासंगिक है। और उसमें यह तत्व हमें कहाँ दिखलाई देता है, चूरन वाला जो बेच रहा होता है उसके कथन में हमें दिखलाई देता है। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। अमले मीन्स कर्मचारी जो होता है कोर्ट का, अर्दली होता है, उसे कह सकते हैं कि चूरन अमले सब जो खावे। जितने भी अमले लोग हैं, अर्दली लोग हैं, जो कोर्ट के कर्मचारी हैं, जैसे ही मेरा चूरन खाते हैं, एक तो रिश्वतखोर हैं ही, उनकी रिश्वत पचाने की क्षमता 2 गुनी हो जाती है। तो न्याय व्यवस्था में विद्यमान रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति जब तक समाज में विद्यमान रहेगी, अंधेर नगरी प्रासंगिक रहेगा। प्रासंगिकता के आगे तत्वों में, हम आगे के तत्वों में देखते हैं, साहित्यिक कृतियों की नकल की बात उसमें की गई है। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते। साहित्यिक कृतियों की नकल की बात की गई है। वर्तमान समय में भी साहित्यिक कृतियों की नकल होती है। साहित्यिक तो क्या, संगीत तक का भी नकल होता है। हम देखते हैं भारत के कई सारे प्रसिद्ध जो गाने हैं वो क्या हैं, कहीं ना कहीं कुछ जो हैं, जैसे कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, जो है पाकिस्तान के एक सिंगर हैं, उनका सूफी टाइप का गाना था, उसका नकल किया हुआ है। उन्होंने केस भी किया था। इसके अलावा भी जो है वर्तमान, अभी हाल फिलहाल में अगर आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और भोजपुरी सॉन्ग सुनते होंगे, तो एक भोजपुरी के बहुत प्रसिद्ध ये गायक हैं, नाम उनका मुझे याद, दिनेश लाल यादव निरहुआ या समथिंग ऐसा ही कुछ नाम है। उनमें और एक और कोई हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पांडे जी में, दोनों में होता है कि दोनों एक दूसरे का गाना जो आरोप लगाते हैं कि हमारा वो चुरा लिया, हमारा वो चुरा लिया। अभी हाल फिलहाल में दूसरी बार ये विवाद हुआ है। तो यह नकल की प्रवृत्ति है, चाहे वह साहित्यिक कृतियों की हो या किसी भी प्रकार की बौद्धिकता की नकल की प्रवृत्ति जब तक हमारे समाज में विद्यमान है, यह अंधेर नगरी प्रासंगिक है। आगे देखते हैं, बैंकिंग व्यवस्था और महाजनी सभ्यता। इसमें क्या कहा गया है, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। ये कह रहा था चूरन वाला कि हमारे पास जो हमारा जो चूरन है, जैसे ही महाजन लोग खाते हैं, उसके पास जितनी भी संपत्ति वगैरह जमा रहती है वह उसको हजम कर जाते हैं। क्या वर्तमान में यह प्रवृत्ति ख़त्म हो गई है? हम क्या देखते हैं कि एक के बाद एक बैंक जो हैं, जो लक्ष्मी विलास बैंक का या इशू हो या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इशू हो, हम क्या देखते हैं कि वो जो है आम व्यक्ति की गाढ़ी कमाई को अपने पास लेते हैं और उसे हजम कर जाते हैं। क्या चूरन जो है सभी महाजन खाते और जिससे जमा हजम कर जाते हैं। तो जब तक यह प्रवृत्ति भी समाज में विद्यमान है, प्रासंगिक है। आगे, राष्ट्रवाद की कमी। इसमें हमें इसे, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी रचना के पाठ का काफ़ी विस्तार हो सकता है। यह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी अर्थवत्ता को कहाँ तक ले जाते हैं। तो पढ़ने के क्रम में मुझे ऐसा लगा कि इसमें राष्ट्रवाद की कमी के विषय में भी चर्चा की गई है। कैसे, तो वो देखिए, इसमें कहा गया है, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचाए नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। साहब लोग यहाँ कौन है? जब लिखा गया था अंग्रेज है। उस समय ऐसा था कि एडिटर जो थे उनके पेट में जो है बात नहीं पचती थी, यानी कि वो कोई भी जानकारी है जो कि वो अंग्रेजों तक पहुंचा दिया करते थे छोटे से छोटे लाभ के लिए। और इससे क्या होता था कि भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन है, उसको इससे धक्का लगता था। तो एडिटर के पेट में छोटी से छोटी बात तक नहीं पच रही है। भारतीय एडिटर जो है भारतीय है, जिसके पेट तक में बात तक नहीं पच रही है, वहीं वह विदेशी साहब लोग, अंग्रेज विदेशी जो है वो क्या पचा ले जा रहा है? आपका पूरा का पूरा देश पचा ले जा रहा है। विरोधाभास यहाँ पर देखिए,
भारतीय जिसके पेट में बात तक नहीं पच रही है और वो बात न पचने की वजह से अपने छोटे स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्या कर रहा है, अपने ही देश के साथ विश्वासघात कर रहा है या ऐसा कोई कदम उठा रहा है जिससे देश को नुकसान हो। भारतीय इसके ठीक विपरीत साहब लोग यानी अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा हिंद को हजम कर जाने, हिंद को पचा जाने की क्षमता रख रहे हैं। तो यह वर्तमान समय की प्रवृत्ति को भी दिखलाता है, राष्ट्रवाद की कमी को भी हमें दिखलाता है वर्तमान समय की। आप इसे इस दृष्टि से भी लिख सकते हैं कि जब तक यह प्रवृत्ति रहेगी यह प्रासंगिक रहेगा। वर्तमान समय में भी समाज का एक वर्ग है, समाज में कई ऐसे छोटे छोटे वर्ग हैं। एडिटर क्या है, वर्ग ही एक समूह है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे समूह हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा प्रेशर ग्रुप्स। तो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं या और भी कुछ हैं, वो अपने छोटे से छोटे स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या है कि हिंद को नुकसान पहुंचाने में वो नहीं चूकते हैं। आगे इसका आगे क्या है, अंतिम में हम क्या देखते हैं कि अंधेर नगरी की जो सबसे बड़ी प्रासंगिकता है वो क्या नज़र आती है कि धन यानी कल्लू बनिया। इसमें क्या है, कल्लू बनिया का दीवार गिरा था जिससे एक बकरी दबकर मर गई थी। ठीक है, तो यही था। तो कल्लू बनिया जो है वो धन है, बनिया व्यवसायी जो है वो धन है। और बल क्या है, बल है राजा, चौपट राजा। तो बनिया धन और बल का जब तक गठजोड़ विद्यमान रहेगा, धन और बल का, धन कल्लू बनिया, बल राजा, धन और बल का गठजोड़ जब तक विद्यमान रहेगा न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसका सारांश अगर एक वाक्य में कहना हो तो यही होगा, धन और बल का गठजोड़ जब तक विद्यमान रहेगा तब तक क्या है, न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तब तक जो है फांसी पर कौन चढ़ेगा, कोई महंत ही चढ़ेगा, कोई साधु ही चढ़ेगा, उसी को चढ़ाया जाएगा। तो न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वर्तमान समय में भी धन और बल का कहीं ना कहीं गठजोड़ है और क्या है, न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो इन सब कारणों से जो है अंधेर नगरी वर्तमान समय में प्रासंगिक है। इसके इतर भी कई सारे प्रासंगिकता के तत्व हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। जैसे इसी में एक कथन आता है, जैसे काजी वैसे पाजी, यानी कि जैसे न्याय करता है वैसे ही चोर भी हैं। वर्तमान समय में भी आप देखिए कि जो नियम बनाने वाले हमारे नियामक हैं, जो हमारी विधायिका है, विधायिका के लगभग 1/3 सदस्य क्या हैं, दागी हैं, कहीं ना कहीं अपराधी हैं, उनके ऊपर आपराधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वही नियम बना रहे हैं। तो फिर काजी और पाजी का भेद जो है वर्तमान समय में भी मिटा हुआ है। और इस प्रवृत्ति, यह स्थिति जब तक विद्यमान रहेगी अंधेर नगरी प्रासंगिक रहेगा। तो यह था अंधेर नगरी की प्रासंगिकता के तत्व और ये बीपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों को दिखलाएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।